हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण नरेजा आप सभी लोगों का विद्या मंदिर क्लासेस और डाउटनेट की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है और उसके हेल्प से हमने रीअरेंजमेंट का फॉर्मूला प्रूफ किया था। तो आज इस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मेरे को देखने हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बोला है कि चार लेटर्स को हमें चार डायरेक्ट इन्वेलप उनके दे रखे हैं। द नंबर ऑफ वेज सो दैट द नो लेटर कैप्ट इन राइट इन्वेलप। तो बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि आपके पास चार लेटर्स हैं, उनके चार इन्वेलप हैं। इस तरह से आपको डालना है कि कोई भी लेटर अपने सही इन्वेलप में ना जा सके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, डी अरेंजमेंट ऑफ फोर थिंग्स। ठीक है, तो डी अरेंजमेंट ऑफ फोर थिंग्स का हमने फॉर्मूला बताया था 4 फैक्टोरियल और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज आ जाती थी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है एक ये फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था वही अप्लाई कर देना है और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास डी पार्ट। ठीक है, वैसे हम चाहेंगे कि कुछ बातें आप लोग ध्यान रखें कि दो चीज़ों का अरेंजमेंट करना है तो वो एक ही तरह से होगा कि ए वाला बी पे आ जाए और बी वाला ए पे आ जाए। डी अरेंजमेंट ऑफ थ्री थिंग्स करना है तो वो दो तरीके से होंगे। ठीक है, बहुत आसानी से ए बी सी को डी अरेंज कर सकते हैं रो में। ठीक है, कि पहले पहले मान लो यहाँ पर ए बैठा था, यहाँ बी बैठा था, यहाँ सी बैठा था। अब हम देखते हैं कि ए वाले को ए वाली जगह पे नहीं बैठना है, बी वाले को बी वाली जगह पे नहीं बैठना है, सी वाले को सी वाली जगह पे नहीं बैठना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर ए आ जाए, या एक तरीका हो सकता है कि यहाँ पर ए आ जाए। अब यहाँ पे ए आ गया तो सी ना होकर क्या आएगा बी, और यहाँ पर सी। एक एक डी अरेंजमेंट तो ये हो गया कि ए बी सी में ए अपनी जगह पे नहीं है, बी अपनी जगह पे नहीं है, सी अपनी जगह पे नहीं है। दूसरे केस में ए जो है सी वाली पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पे बी तो हो नहीं सकता, यहाँ पे क्या आएगा सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे सी, और यहाँ सॉरी यहाँ पे बी, यहाँ पे बी नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या बचा है, बी और सी बचे, तो यहाँ सी और यहाँ पर बी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये दो तो आसानी से पहचान सकते थे। डी अरेंजमेंट ऑफ फोर को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 आ जाता है। इस तरह से डी अरेंजमेंट ऑफ 5 थिंग्स 44 आएगा। ठीक है, और डी अरेंजमेंट ऑफ 6 जो होगा सीरीज बन जाएगी 6 पेट्रोल से लेके, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव सीरीज हो जाएगी 1/0 पेट्रोल से लेके 1/6 पेट्रोल तक। तो उसकी वैल्यू 265 होती है। तो शुरुआत में तो हम लोगों ने आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि D2 की वैल्यू 1 आ रही है, D3 की वैल्यू 2 आ रही है। फिर ज़्यादा जब नंबर्स आते हैं डी एलिमेंट को तो हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कि हम काउंट कर ले जाएंगे। तो फिर हमें ये फॉर्मूले का यूज़ करना होगा और पूरा भरोसा रखना है इस फॉर्मूले पर, क्योंकि ये कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होने देगा। ठीक है, और ना कोई केस छोड़ेगा, क्योंकि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से प्रूफ कर दिया गया था। ठीक है, ओके, इसमें जो थिंग्स है वो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है बिकॉज ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें एन में से आर चीज़ों का डी अरेंजमेंट करना है तो पहले वो आर चीज़ें हम चूज कर लेते थे NCR, फिर डी अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स का फॉर्मूला लगा देते थे। ठीक है, जैसे एन के लिए करते हैं वैसे आर के लिए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है राइट लेटर्स टू 6 फ्रेंड्स एंड एड्रेसेस द करस्पॉन्डिंग एनवेलप एक्स विद द नंबर ऑफ वेज सो दैट एटलीस्ट 2 लेटर्स इन रॉन्ग एनवेलप। तो एक्स का मतलब क्या है कि कम से कम 2 लेटर्स जो है रॉन्ग एनवेलप में चले जाएं। ठीक है, तो हमने कहा कि या तो 2 लेटर्स का डीलिमिट करते हैं 6C2D2, या 3 का करते हैं 6C3D3, 4 का, 5 का या 6 का, तो 6C3D3, 6C4D4 प्लस 6C5D5 प्लस 6C6D6। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, निकल तो आएगा इससे आंसर। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या इसको एक आसान तरीके से कर सकते हैं कि 6 लेटर्स को अगर हम 1 बाई 1 इन्वेलप में डाल रहे हैं तो इसका अरेंजमेंट क्या होंगे 6 फैक्टोरियल। ये टोटल वेज आ गए मेरे पास। ठीक है, इन टोटल वेज में से अगर हम वो वे घटाते हैं जब सारे लेटर्स अपने अपने सही इन्वेलप में चले गए तो एक ही तरीका हो सकता है। ठीक है, व्हेन ऑल लेटर्स इन करेक्ट इन्वेलप, कि अपने अपने इन्वेलप में चले गए। ठीक है, तो उससे क्या होगा हमारे पास कि ये तो हमारे पास टोटल वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या जाएगा 720 में से एक चला गया, 720 में से 1 चला गया, 719। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एक चीज पूछी गई y, भी बोल रहे हैं कि y द नंबर ऑफ वेज सो दैट ऑल द 6 लेटर्स इन रॉन्ग इन्वेलप, कि सारे के सारे 6 लेटर्स जो है गलत इन्वेलप में चले गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D6। ठीक है, तो ये तो हम बता चुके थे कि 6 लोगों का अरेंजमेंट अगर हमें करना है तो वो क्या हो जाएगा D6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाली सीरीज,
तो इसकी वैल्यू हमने बोला था कि याद रखें, ठीक है, 265 आ जाती है। अब x माइनस वाई की वैल्यू 719 माइनस 265, तो इस पूरे को माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 454। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, वो सी पार्ट हमारा सही बन रहा है, ठीक है। तो आसानी से हो गया, ठीक है, कि एक रॉन्ग एनवलप में अगर चला जाए, एक लेटर रॉन्ग एनवलप में चला जाए, करेक्ट सॉरी सारे के सारे जब करेक्ट एनवलप चले जाएंगे उसको हमने वजन से टोटल में से घटा दिया, ठीक है। टोटल क्या होगा 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 720 उसमें -1 कर दिया। तो अगर सारे के सारे अपने करेक्ट एनवलप में चले गए हैं, उस केस को अगर हम यहाँ पे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कम से कम 2 लेटर्स जो है रॉन्ग एनवलप में चले जाएंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कह रहे हैं कि 6 कार्ड और 6 एनवलप जो है इस तरह से जो है नंबर रखे गए हैं 1 से लेके 6 तक। कार्ड्स आर प्लेस्ड in envelope so that each envelope contain exactly one card and no card is placed in the envelope bearing the same number. Moreover, the card number 1 is always placed in envelope number 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज सो दैट इट कैन बी डन। तो क्वेश्चन ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमसे बोला गया है कि 6 लोगों का डी-अरेंजमेंट करना है 1 2 3 4 5 6 का। इनका डी-अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 सही करना है, लेकिन ये कंडीशन दे रखी है कि 1 वाले को आपने डिरेंज तो कर दिया, 1 को 1 से मैप तो नहीं कराना, लेकिन 1 वाले को आपको 2 से मैप कराना कंपलसरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है यार 1 वाले को 2 से ही मैप कराना पड़ेगा, ये तो बोला गया है तो हम उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो उन्होंने पहला केस ये सोचा कि ऐसा हो जाए कि 2 वाले को जो है 1 वाले से मैप करा दिया जाए, ठीक है, कि 2 वाले को 1 वाले से मैप करा दिया जाए। ये इस तरह से मान लें कि एक फंक्शन की तरह से इसको ट्रीट करें, ये एफ है फ्रॉम ए टू ए, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे जो है 1 होगी, यानी 2 को हमने 1 से मैप करा दिया, ठीक है। तो अब हमें ये बात मालूम है कि 3 पे वैल्यू 3 नहीं होगी, 4 पे वैल्यू 4 नहीं होगी, 5 पे वैल्यू 5 नहीं होगी, 6 पे वैल्यू 6 नहीं होगी, क्योंकि हमें डी तो बाकी चार लोगों को करना ही करना है। तो उसका आंसर क्या जाएगा T4। यानी इसका 9 तरीके से करा जा सकता है कि 2 पे वैल्यू 2 नहीं, सॉरी 3 पे वैल्यू 3 नहीं आएगी, 4 पे 4 नहीं आएगी, फंक्शन की वैल्यू 5 की 5 नहीं आएगी, 6 पे वैल्यू 6 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये बहुत आसानी से T4 आ जाएगा। दूसरे केस मैंने सोचा केस नंबर 2 में कि अगर फंक्शन की वैल्यू हम सोचे कि 2 पे 1 नहीं है, 2 पे 2 तो वैसे भी नहीं होनी थी, ठीक है, 2 पे हमें 1 भी नहीं करनी है, ठीक है। और ये 1 1 फंक्शन ही हमको रखना है, क्योंकि एक कार्ड को एक ही एनवलप में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह सोच रहे हैं कि फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, कि 2 वाला जो है 1 पे अगर नहीं जाएगा, 2 वाला लेटर जो है 1 वाले एनवलप में नहीं जाएगा, तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक तरह से D5 हो जाएगा। D5 का मतलब 44। D5 का हम क्या कहते थे कि यार 5 चीज़ें जो हैं अपने अपने एनवलप में ना जाएं। तो अब देखो 1 वाला तो 2 में जा चुका है, ठीक है, 1 वाला जो है 2 पे जा चुका है, तो हम ये कहते हैं कि 2 वाला 1 में ना जाए। पहले हम कहते थे 2 वाला 2 में ना जाए, देखो 3 वाला 3 में ना जाए, 4 वाला 4 में ना जाए, 5 वाला 5 में ना जाए, 6 वाला 6 में ना जाए, 2 वाला 2 डैश में ना चला जाए। 2 डैश का मतलब क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, क्योंकि हम साफ साफ कह रहे हैं कि 2 वाला 1 से मैप नहीं करेगा, यानी वो भी एक तरह से 2 वाला 2 डैश में नहीं जा रहा। 2 डैश को यहाँ पे हाइपोथेटिकली हम क्या मान ले रहे हैं 1 मान ले रहे हैं, यानी एक तरह से आपको 5 ही चीज़ों को तो डिटरमिन करना है। 3 वाला 3 में ना जाए, 4 वाला 4 में ना जाए, 5 वाला 5 में ना जाए, 6 वाला 6 में ना जाए, और 2 वाला 1 में ना जाए। वो भी तो एक तरह से डी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि 5 ही चीज़ें इधर हैं डोमेन में, 5 ही चीज़ें सिर्फ को डोमेन में भी हैं, और 1 1 मैपिंग करनी है तुमको। तो यहाँ पर ये D5 हो जाएगा 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा 9 + 44, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 53, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 53 आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा हमारे पास 53। तो सी पार्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको करने का एक सेकंड मेथड देख लेते हैं। आगे बोला गया कि 6 लोग हैं और उनको डी-अरेंजमेंट करना है, 1 वाले को 1 से मैप नहीं करना, 2 वाले को 2 से नहीं करना, 6 वाले को 6 से नहीं करना है, तो ये D6 आना चाहिए था। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है 1 की मैपिंग क्या हो सकती थी, 1 की मैपिंग 2 से 3 से 4 से 5 से और 6 से इक्वली लाइकली हो सकती थी। इसके 5 तरीके हो गए कि 1 वाली 2 से मैप हो जाए, या 3 से, या 4 से, 5 C1 तरीके से मैप करेगा, 2 3 4 5 6 से 1 वाला। तो ने कहा नहीं यार, हमें तो यहाँ पर ये करना था कि 1 पे वैल्यू को 2 से ही मैप कराना था, f(1) को 2 ही करना था, यानी 1 वाला जो कार्ड है वो सेकंड वाले एनवलप में ही जाना था। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा 1/5 ऑफ D6। 1/5 क्यों कर दिया, क्योंकि सब चीज़ें इक्वली लाइकली हैं,
2 को मैप करने के लिए, सॉरी 1 को मैप करने के लिए 5 तरीके थे। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी 1 के अलावा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एफ ऑफ 1 2 हो जाए, तो ये 1/5 वाले केस ले लेगा T6 के। T6 कितना होता है 265, 6 पेट्रोल सीरीज, ठीक है। तो 1/5 इंटू 265, तो उससे भी आंसर 53 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये भी एक अप्रोच हो सकती थी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी वगैरह के क्वेश्चनों में भी हम लोग इसमें जो है आगे इसमें और भी बातें करेंगे, प्रोबेबिलिटी में भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 कपल्स कैन सिट अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल of 3 seats each side along the length of table such that no 2 couples sit in front of each other। तो आपके पास 3 कपल हैं, H1 W1, H2 W2, H3 W3 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। HI का HI हस्बैंड है, उसकी वाइफ WI, I इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। अब आपको रेक्टेंगुलर टेबल में इनको अरेंज करना है इस तरीके से कि 3 लोग एक साइड बैठेंगे, 3 लोग एक साइड बैठेंगे, लेकिन आमने सामने जो है हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए, कोई भी कपल आमने सामने नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमको देखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने केस 1 लिया कि ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, यहाँ पे हमने एक हस्बैंड और वाइफ का कोई एक पेयर बता दिया। आमने अगल बगल बैठ सकते हैं, एक सेम साइड बैठ सकते हैं, बस अपोजिट साइड आमने सामने नहीं बैठना है, ठीक है। कि जैसे H1 है तो यहाँ पे W1 नहीं बैठ सकती थी, तो हमने यहाँ पे तो नहीं बैठाया, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई भी एक हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को यहाँ बैठा सकते हैं। लेट से हमने यहाँ पे S3 को बैठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है जैसे S3 यहाँ पे बैठ गया, तो यहाँ पे W3 को तुम नहीं बैठा सकते, नहीं तो फिर वो लोग आमने सामने हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में हमें नहीं चाहिए, हमें रिक्वायर क्या है कि हम किसी भी हस्बैंड और वाइफ को आमने सामने नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पर क्या सोचेंगे कि यार ठीक है, यहाँ पर अभी H2 बचा हुआ है बैठने के लिए, W2 बचे हुए हैं, ठीक है, और W3 बची हुई है, तो ठीक है, यहाँ पे H2 को बैठा देते हैं और बाकी के 2 लोगों को यहाँ बैठा देंगे। तो अगर हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लेते हैं तो काम बन सकता है आसानी से, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि H1 और W1 का मतलब है कि कोई भी एक पेयर हो सकता था, H2 और W2 भी आ सकते थे, और S3 में फिर कोई और चौथे में 4 में से कोई भी एक आदमी हो सकता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पेयर आएगा ये 3 में से कोई भी एक पेयर हो सकता था, ठीक है। तो ये एक पेयर है जिसको हमने एक नाम दे दिया है H1 और W1 ताकि समझना आसान हो जाए। फिर ये जो है H3 का मतलब है 4 में से कोई भी एक, जो कोई भी एक पर्सन जो है हस्बैंड या वाइफ कोई भी, ठीक है, क्योंकि 2 लोग तो निकल चुके 6 में से, अब कोई भी एक पर्सन यहाँ पे S3 हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 3 लोग जो बचे हैं अभी, ठीक है, 3 में से कोई भी 2 में से एक आदमी ले लेंगे जो इसका अपोजिट वाला ना हो। जो जैसे S3 है तो उसका अपोजिट क्या है W3, तो उसको छोड़ के बाकी के 2 लोग बचे उसमें से कोई भी एक ले लें, ठीक है, अपोजिट ऑफ, जो आमने सामने सेम ना हो जाए इसलिए इसके अपोजिट का लेना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी के ये 2 लोग कोई भी 2 बचे वही लोग हो जाएंगे 2C2 तरीके से, ठीक है। जो 2 होंगे वही 2 हो जाएंगे। अब ये आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 3C1 इंटू 4C1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये एक चीज़ समझ में आई 3 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि जो टेबल का एक साइड में जहाँ H1 W1 और S3 बैठे हुए वो आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो H1 है W1 है और H3 है ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो वो 3 फैक्टर्स इंटरचेंज करेंगे। कभी न कभी S3 किसी एक पोजीशन पे तो आएगा ही, और उसके अपोजिट वाले को हम यहाँ पर 2C1 तरह से भरेंगे, ठीक है, 2C1 तरह से भरेंगे और उसको इंटरचेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो उसका इंटरचेंज करने से क्या हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ आमने सामने ना आ जाए। तो हमने जानबूझ के उसको यहाँ पे 2C1 तरह से भरा है। एक बार S3 सामने आ गया तो उसके अपोजिट वाले को हमने यहाँ पर उसके अपोजिट को छोड़ के बाकी 2 में से कोई भी एक भर दिया, ठीक है। और बाकी के जो 2 लोग हैं उनको 2C2 इंटू 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा केस 1 का, ठीक है, कि हमने एक पेयर क्या किया कि एक साइड बैठा दिया। 3 फैक्टर्स से इंटरचेंज करने का मतलब है कि वो जरूरी नहीं कि अगल बगल ही बैठेंगे, कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन 3 सीटों में 2 लोग सेम पेयर वाले होंगे, यानी सेम कपल होगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का आ गया, पहला पार्ट ही मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर 288 आ रहा है, ठीक है। तो 12 इंटू 6 तो 72, 72 इंटू 4, ठीक है। तो 72 इंटू 4 288 आंसर आ रहा है, ठीक है। 2C2 तो 1 ही हो गया। दूसरा केस हो गया कि हमारे पास जो है हम सेम साइड में किसी पेयर को नहीं बैठाएं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि 2 में से कोई भी एक बंदा यहाँ बैठ जाए, H1 और W1 में से 2 में से कोई भी एक यहाँ बैठ जाए, 2 में से कोई भी एक यहाँ बैठ जाए।
लेट्स से यहाँ पे H1 आ गया, यहाँ पे W2 आ गई और यहाँ पे S3 आ गया। कोई ना कोई तो एक पेयर में से एक लेना, तो 3 पेयर है, हर पेयर का एक बंदा यहाँ पे 3 सीटों में बैठ गया और उसको इंटरचेंज कराएंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, एक बार इंटरचेंज हो जाने दे। ठीक है, तो हमने कहा कि 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या है कि H1 W2 और H3 आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो अब इसका एक पर्टिकुलर केस उठाते हैं जो हमें डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ H1 बैठा है, यहाँ W2 और वहाँ S3। अब हम इसके अपोजिट में क्या करेंगे, H1 के सामने W1 नहीं बैठना चाहिए, W2 के सामने H2 नहीं बैठना चाहिए, S3 के सामने W3 नहीं बैठनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डी अरेंजमेंट कर देंगे 3 थिंग्स का। ठीक है, कि हम यहाँ पे उनके कपल आमने सामने ना बैठे, तो 3 लोगों के तीनों कपल बनने की पॉसिबिलिटी है, हम तीनों में से किसी को नहीं बनने देंगे, हम डी अरेंजमेंट कर देंगे। तो डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 1/0 फैक्टोरियल माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। पहले वाले में क्या था कि डी अरेंजमेंट हमें नहीं करना था, क्योंकि हमें मालूम है कि एक पेयर तो सेम साइड बैठ ही गया था। यहाँ पे क्या है कि कोई भी पेयर सेम साइड पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 2C1 करके हमने हर पेयर में से एक बंदे को बैठा दिया। लेट्स से यहाँ H1 बैठ गया, यहाँ W2 और S3 इंटरचेंज भी हो गया होगा फैक्टोरियल 3 तरीके से। उसका एक पर्टिकुलर केस सामने दिख रहा है और उसके सामने जो 3 लोग दूसरे बैठना है टेबल के अपोजिट साइड में, उनको हमने डी अरेंज कर दिया कि ताकि कोई भी कपल आमने सामने ना बैठ सके। ठीक है, तो ये 8 इंटू 6, तो 8 इंटू 6 ये हो जाएगा हमारे पास 48 और डी अरेंजमेंट का क्या हो जाएगा 2, तो 48 और 96 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 96। तो अब ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 288 और 96 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये आंसर हो जाता है 384। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 384 इज द फाइनल आंसर। और कोई केस बन नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, तो हमने पहले केस में सोचा कि कोई भी पेयर, एक जो पेयर है 3 में से कोई भी एक पेयर में उठा लिया जिसको हमने सेम साइड बैठा दिया। ठीक है, फिर उसके साथ एक तीसरा बंदा चाहिए था, 4 में से कोई भी हो सकता है, वो हस्बैंड या वाइफ किसी कोई भी। ठीक है, फिर इनका इंटरचेंज कर दिया फिर डिफरेंट तरीके से। फिर जो हमारे पास जो एक पेयर जो बैठा था उसके लिए सामने कोई भी बैठ जाए, क्योंकि इसको तो अपोजिट में कोई भी बैठ जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस दिक्कत ये थी कि जो 4 में से एक पर्सन लिया था उसका अपोजिट जो पेयर है वो उसकी हस्बैंड या वाइफ सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर उसको सामने 2C1 तरह से भर दिया, बाकी लोगों को 2 फैक्टर से इंटरचेंज करा दिया, प्रोडक्ट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, बस जरा सा भी अगर कैलकुलेशन में गलती कर दी या 2C1 लगाना भूल गए तो दिक्कत आती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो जो बोलते जा रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि फटाफट आंसर आ जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। यही चैप्टर का सबसे बड़ा मजा है। ठीक है, और फिर दूसरे केस में क्या किया कि एक भी पेयर हमने किसी साइड में नहीं बैठने दिया। जो वन साइड हम पहले भर रहे थे उसमें क्या किया, किसी पेयर को बनने ही नहीं दिया। तो हमने सबके पेयर से एक एक आदमी को उठा के रख लिया, एक एक मतलब पर्सन को उठा के रख लिया, उनको इंटरचेंज कर दिया 3 फैक्टोरियल तरीके से, और उनके अपोजिट में डी अरेंजमेंट कर दिया कि कोई पेयर फॉर्म ना होने पे आमने सामने। ठीक है, तो अब बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, फिर दोनों केसेस को ऐड कर लिया। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 स्टूडेंट्स सो दैट ईच स्टूडेंट रिसीव एटलीस्ट 1 बॉल। तो हर स्टूडेंट को इन 6 में से कोई ना कोई एक बॉल मिलनी चाहिए। ठीक है, भले उसके पास व्हाइट बॉल हो या रेड बॉल हो, कोई ना कोई एक बॉल 6 में से मिलनी चाहिए। तो इसके हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि हम 6 बॉलों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिसमें 3 एक जैसी रेड है और 3 एक जैसी व्हाइट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो है टोटल वेज निकालने, यार पहले स्टूडेंट को x1 और दूसरे को x2 और तीसरे को x3 वाइट रेड बॉल्स मिली। ठीक है, तो इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने आएंगे, तूने कहा 5C2, यानी 10 तरीके से हम यहाँ पर 3 आइडेंटिकल रेड बॉलों को 3 स्टूडेंट में बांट सकते थे। एक को x1 दे दी, एक को x2 दे दी और एक को x3 गेंदे दे दी। सिमिलरली यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जो बांटी है वो कौन सी बांटी है, रेड वाली। सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10 kb, ये जो गेंद है वो व्हाइट वाली में बांट रहे हैं जो कि आइडेंटिकल है तीनों। नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन इसके भी हम निकाल लेंगे। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसके भी 5C2 इतना तो आ ही रहा है कि कैसे निकालते हैं नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये 10 वेज हो जाएंगे मेरे पास। तो अब इस पूरे काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 10 तरीके से हम पहले रेड वाली गेंदें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर 10 तरीके से हम
वाइट वाली गेंदें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो टोटल वेज आएंगे मेरे पास वो कितने आ जाएंगे, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो है टोटल वेज जो कि हम निकाल चुके हैं उसमें से हम माइनस कर दें A1 यूनियन A2 यूनियन A3। ठीक है, ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का मतलब है कि एटलीस्ट कोई भी एक स्टूडेंट ऐसा हो जाए जिसके पास कोई चीज़ इसको ना मिली हो, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सबको कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन हम ऐसा सोचें कि A1 इवेंट है, A1 इवेंट है मेरे पास कि फर्स्ट स्टूडेंट गेट नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला, ना उसको वाइट गेंद मिली ना उसको रेड गेंद मिली। ठीक है, A2 का मतलब हो गया कि जो सेकेंड स्टूडेंट है उसको कुछ नहीं मिला। ठीक है, और A3 इवेंट है कि थर्ड जो स्टूडेंट है, जो 3 स्टूडेंट थे उसमें थर्ड वाले को कुछ नहीं मिला। तो अब ये A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट कोई एक चीज़ हो जाए, या तो फर्स्ट स्टूडेंट को कुछ ना मिले, या दूसरे को ना मिले, या तीसरे को ना मिले। अगर इनमें से कोई भी एक इवेंट हो गई तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम चाहते हैं सबको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए, तो इसको हमें टोटल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और हम ये भी जानते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा S1 प्लस S2 माइनस S3। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है n A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को निकालते हैं, तो ये जाएगा S1 माइनस S2 प्लस S3। टोटल वेज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 100 आ गए थे। ठीक है, तो S1 का मतलब क्या जाएगा, समेशन ऑफ NA1। ठीक है, या तो पहले को ना मिले, या दूसरे को ना मिले, या तीसरे को ना मिले, तो तीन में से किसी एक को सोच लेते हैं कि कोई चीज़ नहीं मिली। ठीक है, तो तीन में से अगर किसी को एक चीज़ नहीं मिली, तो अब मेरे को जो है तीन जो गेंदें व्हाइट वाली बांटनी थी वो कैसे बांटेंगे, y1 प्लस y2, पहले x1 ही x2 कह देते हैं। ठीक है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितनी थी, 3, और फिर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 3। तो इसके नॉन नेगेटिव सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4c1। इसके नॉन नेगेटिव सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 4c1, क्योंकि एक को तो हम कुछ दे ही नहीं रहे। तो अब मेरे को जो तीन गेंदें बांटनी है, व्हाइट वाली और रेड वाली, वो हम कैसे बांटेंगे, एक को x1 गेंदे दे देंगे व्हाइट की, और दूसरे को x2 गेंदे व्हाइट दे देंगे। और दूसरे में क्या है कि तीन गेंदे जो रेड वाली बांटेंगे, एक को y1 गेंदे दे देंगे और एक को y2, और एक को तो कुछ देना ही नहीं है। वो कौन बंदा है, 3c1 से उसको चूज कर लिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4 × 4, तो ये 48 आ गया S1 की वैल्यू। ठीक है, कि जब हमें मालूम पड़ गया कि हम किसी एक को तो कुछ दे ही नहीं रहे। ठीक है, अब बाकी तो भी कोई गारंटी नहीं कि उनको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कवर होएगा। ठीक है, तो जरा S2 को सोचते हैं कि S2 का मतलब क्या हो गया कि तीन में से दो स्टूडेंट में चूज कर लिए जिनको हम कुछ नहीं देंगे। तो अब तीनों गेंदें जो होंगी वो तीसरे स्टूडेंट को तुमने व्हाइट वाली दे दी, और तीनों गेंदें जो है रेड वाली वो भी तुमने तीसरे स्टूडेंट को दे दी, जो तुमने जिसको देनी है। दो लोगों को तो कुछ देना ही नहीं है, तो इसमें तो बहुत आसानी से 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल बॉस जो है वो थर्ड स्टूडेंट, मतलब किसी स्टूडेंट को मिल जाएंगे जो इसको हमने देनी है। ठीक है, दो को तो कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो एक को देनी नहीं है, एक को देनी नहीं है, तो इसी को देनी है। तो तीनों गेंदें जो है इसको दे दी, और ये वाली तीनों गेंदें भी इसी को दे दी। ठीक है, तीन स्टूडेंट में से जो थर्ड स्टूडेंट होगा, ठीक है, उसको देख दी। तो ये आंसर कितना आ गया, 3। S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है कि तीनों स्टूडेंट को कुछ ना मिले। तो जब तीनों स्टूडेंट को कुछ नहीं दोगे, ठीक है, तो अब तो उसको तुम गेम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे, तो उसके तो जीरो वेज हो जाएंगे। तो ये एक तरह से जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें कुछ बांटना ही नहीं है, ना तुम व्हाइट गेंदे दे रहे हो किसी को, ना तुम रेड गेंदे दे रहे हो, तो S3 तो मतलब ये हो जाएगा कि जीरो। ठीक है, तो अब मेरा जो रिक्वायर आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस S1 माइनस S2 प्लस S3 के हिसाब से 100 माइनस S1 कितना आया था, 45 आया था, कितना आया था, 48 आया था। ठीक है, 48 माइनस 3 प्लस 0, तो ये एक तरह से 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55। पहले हमने नॉन नेगेटिव तरीके से तीन लोगों को वाइट गेंदे दे दी, तीन लोगों को रेड गेंदे दे दी, 10 × 10 100 आ गया। फिर हमने देखा कि S1 का मतलब कोई एक स्टूडेंट ऐसा मिल जाए जिसको हमने कुछ नहीं दिया, बाकी दो के बारे में सोच नहीं रहे। 3C1 से एक स्टूडेंट को सोच लिया, कुछ नहीं देंगे। फिर हमने जो तीन गेंदें बांटनी थी व्हाइट वाली, तीन गेंदें रेड, वो दो ही लोगों में बांट दी। उसके तरीके हो गए 4 × 4 16, और 3C1 से हमने स्टूडेंट चूज कर लिया जिसको हम कुछ नहीं दे रहे। फिर 3C2 करके हमने दो स्टूडेंट चूज कर लिए जिनको कुछ नहीं दे रहे। तो सारी की सारी तीनों गेंदें एक ही स्टूडेंट को व्हाइट वाली भी दे दी और रेड भी दे दी, इसका तो एक ही तरीका हो गया।
तो ये 3 तरीके क्या होगा, क्योंकि 3C2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। S3 में तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई ना वाइट गेंदे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना रेड गेंदे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तीनों स्टूडेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको भी हमने S3 के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से 0 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया, 55 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो 55 इज द फाइनल आंसर। करें कि द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड दैट कैन बी मेड बाय कुमकुम, नो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आर सेम। तो कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स सेम नहीं होने चाहिए, इसके जो है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे 6 लेटर्स के। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें 2 A थे, 2 B थे, 2 C थे, 2 D थे। वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ठीक है। इसको कम समझ में आया हो तो वो अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमने सोच लिया कि टोटल वर्ड्स हम पहले देख लेंगे, टोटल 6 लेटर्स वर्ड, उसमें से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है। तो अब यहाँ पे A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब है कि दोनों के जो हैं वो टुगेदर हो जाए, ठीक है। उसको यू से कोई मतलब नहीं, एम से कोई मतलब नहीं, दो जो के आइडेंटिकल हैं वो एक साथ हो जाएं, ठीक है। जो कि हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसको टोटल में से घटा रहे हैं, ठीक है, कि हमने कहा दोनों यू एक साथ आ जाए। A3 में क्या हो जाएगा, दोनों एम एक साथ आ जाए, ठीक है। तो अब S1 क्या आ जाएगा, ये फार्मूला क्या होता था, S1 माइनस S2 माइनस S3, S1 माइनस S2 प्लस S3, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब जरा S1 को सोचते हैं, समेशन ऑफ NA1, ठीक है, समेशन ऑफ NA1। S2 का मतलब क्या होता था, समेशन ऑफ NA1 इंटरसेक्शन A2, और आखिरी में S3 क्या होता था, समेशन ऑफ, इसमें समेशन लगाई होती नहीं, तीन ही लोग हैं, तीनों में A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, यानी दोनों के भी एक साथ आ जाएं, दोनों यू भी एक साथ आ जाएं और दोनों एम भी एक साथ आ जाए, सब हो जाए, ठीक है, तीनों मतलब पेयर बन जाए, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये क्या आ जाएगा, जरा सोचते हैं इसको निकालने के लिए कि अगर दोनों के एक साथ आएंगे, दोनों के अगर एक साथ आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों के अगर एक साथ आएंगे, बाकी यू और एम से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, तो इनका अरेंजमेंट कैसे होएगा, इनका अरेंजमेंट कैसे होएगा इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम S1 को पहले फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों के को हमने एक साथ ले लिया। तो अब हमने कहा कि यहाँ पर जो है टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 2m 2u और एक ऑब्जेक्ट k वाला, वो एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा दोनों के का, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज करेंगे, और दोनों के हमेशा एक साथ रहेंगे। यू एक साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एम एक साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो 120/4 तो ये 30 हो जाएगा। सिमिलरली जब 2u वाली बात आएगी तो इसके भी 30 बन जाएंगे, क्योंकि सब इक्वली लाइकली है। सिमिलरली अगर हम सोचे 2m एक साथ आएंगे, ठीक है, तो के यू यू के लिए सोचना नहीं है, तो इसके भी 30 आ जाएंगे। अब S1 की वैल्यू क्या आ गई, S1 की वैल्यू आ गई NA1 प्लस NA2 प्लस NA3, इसके लिए क्या हो गई मेरे पास 30 प्लस 30 प्लस 30, ठीक है। अब जरा बात सोचते हैं कि S2 को कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अब हमने सोचा कि दोनों के एक साथ आ गए, दोनों यू एक साथ आ गए, एम के बारे में सोचना नहीं है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा NA1 इंटरसेक्शन A2। तो इसमें कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2m, एक ऑब्जेक्ट के वाला, एक ऑब्जेक्ट यू वाला, ठीक है। तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो गए 4 फैक्टोरियल, 2m एक जैसे हैं इसमें। बॉक्स के अंदर दोनों के इंटरचेंज एक ही तरह से करेंगे, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यू भी 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, वो हम लिख नहीं रहे, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 12, ठीक है। सिमिलरली A2 इंटरसेक्शन A3 निकालोगे तो भी 12 आ जाएगा, और A3 इंटरसेक्शन A1 निकालेंगे तो भी 12 आ जाएगा, क्योंकि क्या लेटर्स का नाम बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यू यू एक साथ होंगे, एम एम एक साथ होंगे, के पे कंडीशन नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, के एक साथ होंगे, यू की कंडीशन नहीं है, एम एक साथ होंगे, तो इनका इंटरचेंज बारह तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा NA1, अच्छा अब यहाँ पे हम यहाँ पर S2 को भी निकाल लेते हैं। S2 की वैल्यू क्या आ गई,
12 प्लस 12 प्लस 12, तो ये 36 आ गया। S2 की वैल्यू भी आ गई आसानी से, ठीक है। एन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, ये क्या हो जाएगा S3 की वैल्यू। तो इसमें क्या होगा कि दोनों K एक साथ होंगे, दोनों U भी एक साथ होंगे, और क्योंकि इंटरसेक्शन है तो और दोनों M भी एक साथ होंगे। तो ये तीन ऑब्जेक्ट कैसे इंटरचेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये 6 आ गया S3 की वैल्यू। तो अब मेरा जो रिक्वायर आंसर था 90 टोटल वर्ड्स थे, उसमें से S1 माइनस S2 प्लस S3 करना था मेरे को, ठीक है, ताकि कोई भी दो सिमिलर लेटर एक साथ ना आ सकें। तो अब इस पूरे को देख लेते हैं कि S1 कितना आया था अपने को। S1 की वैल्यू कितनी आ गई थी 90, ठीक है। तो ये हो गया था 90 माइनस 36 प्लस 6, तो ओवरऑल क्या आ गया 90 कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 30। तो बहुत ही डिटेल में हर चीज़ को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके बता दिया गया कि ये S1 कैसे निकालते हैं, A1 कैसे निकालते हैं, कैसे मानते हैं, ठीक है। तो टोटल में से माइनस कर, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि ना ये हो सके ना वो हो सके, ना इधर दिस नॉट दिस करके, ठीक है। तो वो टोटल में से माइनस करना होता है, यानी एक तरह से आपको यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्री लेना होता है। सैंपल स्पेस में 90 लोग टोटल बन सकते थे, उसमें से आपने वो हटा दिए जिसमें कोई भी इवेंट ऐसी हो रही है कि दो लेटर सेम हो जा रहे हैं, या तो दोनों दोनों के, या दोनों यू, या दोनों एम, एटलीस्ट कोई एक चीज हो जाए। तो उसको हमने टोटल में से माइनस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन हो गया। तो कह रहे हैं हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कंटेन एग्जैक्टली 3 डिफरेंट डिजिट, ठीक है। तो ऐसे कितने हमारे पास जो है 6 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 डिजिट जो है वो डिफरेंट हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम केस बना के कर सकते हैं कि 3 डिजिट आपको कौन सी लेनी है, उसमें कितने जीरो हैं, फिर उनको अरेंजमेंट कैसे करना है, ऐसे सोच सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इस क्वेश्चन को इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से देखना चाहते हैं, ठीक है। वरना केसेस बना के हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो पिछले क्लासेस को अगर तुम रिवाइज करते हो तो आसानी से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। लेकिन हम आज जो है इसको नए तरीके से देखना चाहते हैं कि हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कैसे इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी विच कंटेन एग्जैक्टली 3 डिजिट्स, ठीक है। तो ने केस 1 सोचा कि ऐसा है कि हमने जो है 9 नॉन जीरो नंबर में से 3 नंबर चूज कर लिए, एक्स, वाई और जेड। ये क्या है हमारे पास 3 नॉन जीरो नंबर्स हैं। अभी तक हम जीरो को यूज नहीं कर रहे, अब हमें इन्हीं से केवल 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कितनी बार भी एक्स लो, कितनी बार भी वाई लो, कितनी बार भी जेड लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन किसी चौथे नंबर का यूज नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा फेल हो जाएगा। और एक्स वाई जेड को हमेशा यूज करना भी जरूरी है, ताकि हम मतलब ऐसा भी ना हो कि तुम केवल वाई और जेड से बना ले रहे हो, वो भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्टली हमें 3 डिजिट का यूज करना है, ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है टोटल हम कितने बना सकते थे, टोटल हम बना सकते थे 3 की पावर 6 नंबर्स, क्योंकि हमें 6 डिजिट के नंबर बनाने और जीरो तो उसमें है नहीं। तो हर प्लेस को 6 प्लेस आएंगे, 6 प्लेस को 3 तरह से बना सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार। तो 3 की पावर 6 नंबर ऐसे बन सकते थे जो केवल एक्स वाई जेड से ही मिलकर बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कोई इसमें गारंटी नहीं है कि एक्स कितनी बार आया, वाई कितनी बार। हो सकता है एक बार भी एक्स ना आया, हर बार वाई ले लिया, हर बार वाई और जेड ही ले लिए, ठीक है। क्योंकि हम सोच तो रहे हैं कि हमने क्या भर रहे हैं, या तो एक्स भर रहे हैं, या तो वाई भर रहे हैं, या तो जेड भर रहे हैं। तो ये 3 की पावर 6 टोटल नंबर्स आएंगे जिसमें तीनों यूज हो सकते हैं, या कोई दो यूज हो सकते हैं वाई और जेड, या केवल एक ही यूज हो सकता है एक्स या वाई या जेड, ठीक है। अगर इसमें से टोटल में से माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट्स A1 यूनियन A2 यूनियन A3, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही बात है कि A1 का मतलब क्या है। A1 का मतलब है कि एक्स नेवर यूज्ड, कि हमने जो नंबर 3 डिजिट का बनाया उसमें एक्स को हमने यूज ही नहीं किया। तो ये तो गलत किया, क्योंकि यार हमें तीनों को कम से कम यूज करना था एक बार। सिमिलरली हमने कहा A2 के लिए क्या हो सकता है कि वाई कभी तुमने यूज नहीं किया। वाई क्या है, कोई भी नंबर जो तुमने चूज किए होंगे तीन, उनमें से कोई भी एक नंबर एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा। A3 क्या होगा कि जेड नेवर यूज्ड, ठीक है। और ये फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा हुआ है, S1 माइनस S2 प्लस S3, ठीक है। टोटल नंबर्स हम निकाल चुके हैं, 3 की पावर 6 बनेंगे एक्स वाई जेड से। इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्स वाई जेड की, कितनी बार भी हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सोचा कि यार यहाँ पर पहले S1 को निकाल लिया जाए। तो या तो x नहीं लिया या तो y नहीं, क्योंकि हम तो यहाँ पे S1 क्या कहते हैं NA1 प्लस NA2 प्लस NA3, ठीक है। या तो हम x नहीं लेंगे, या तो y नहीं लेंगे, या तो z नहीं लेंगे। जैसे हमने x को नहीं लिया, हम हमेशा y और z से ही गेम खेल रहे हैं, 6 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, तो वो कैसे होएगा 2 की पावर 6। अगली बार हमने y को नहीं लिया तो भी 2 की पावर 6, या तो हम x लेंगे या z लेंगे, 6 प्लेस में भरना है, 2 इंटू 2 6 बार, ये भी 2 की पावर 6।
तो ये हमारे पास केस आ जाएगा S2 का, सॉरी S1 का, ठीक है। मैंने कहा चलो यार S2 के बारे में बात करते हैं। तो S2 क्या होता है, NA1 इंटरसेक्शन A2, NA2 इंटरसेक्शन A3 प्लस NA3 इंटरसेक्शन A1, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, S2 की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या है, A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब क्या है कि X को भी नहीं ले रहे हैं और साथ साथ में Y को भी नहीं ले रहे, तो हर बार तुम Z को ही यूज़ करोगे तो 1 की पावर 6, इसमें हर बार हम X को यूज़ करेंगे 1 की पावर 6, इसमें हर बार हम Y को यूज़ करेंगे तो 1 की पावर 6, तो ये तो 3 नंबर बन गए आसानी से, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है S3 का मतलब क्या है कि हम कोई भी नंबर यूज़ ही नहीं कर रहे, हम X को भी यूज़ नहीं कर रहे और Y को भी यूज़ नहीं कर रहे और Z को भी यूज़ नहीं कर रहे। मैंने कहा यार ये तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है, ये तो जीरो ही आ जाएगा, जब कोई यूज़ ही नहीं करे तो नंबर बने कैसे, हमें एक्स वाई जेड से ही बनाना था, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है, S3 ही निकालना जरूरी है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर आएगा पहले केस का, ठीक है, 9C3 तरीके से तो तुमने इसको ले लिया, ठीक है, 9C3 तरीके से तुमने ले लिया। टोटल नंबर जो बन रहे थे वो 3 की पावर 6 बन रहे थे, उसमें 3 टाइम्स 2 की पावर 6 माइनस कर दिया, 3 टाइम्स 1 की पावर 6 ऐड कर दिया, और फिर यहाँ पर जो है -0 भी कर दिया S3 की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरा टोटल नंबर जो थे 3 की पावर 6 थे, और 9C3 का मल्टीप्लाई ओवरऑल करेंगे क्योंकि वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके 9C3 केसेस का प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। तो यार इस पूरे को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 3 की पावर 6 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 3, और 9C3 से जो प्रोडक्ट होगा 84 इंटू 540 बन रहा है, ठीक है, 84 तो 9C3 की वैल्यू होती है और ये 540 बन रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 45,360। लेकिन ये वो केस है जब हमने जीरो को यूज़ नहीं किया, अभी तो जीरो भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो केस 2 में हमने ये देखा, केस नंबर 2 में कि हम जो नंबर यूज़ कर रहे हैं एक नॉन जीरो एक्स, एक नॉन जीरो वाई और एक जीरो, ताकि 3 डिजिट तुम्हारे पास अभी भी हो जाएंगी, एक्स वाई और जीरो, और इन्हीं से हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टोटल नंबर्स बनेंगे 6 डिजिट के, जो एक्स वाई जेड, इसको कैसे यूज़ करेंगे, 1C1 तरह से जीरो चूज़ कर लिया, 9C2 तरीके से एक्स और वाई दो नॉन जीरो नंबर चूज़ कर लिया, तो एक तरह से 9C2 का हम आखिरी में प्रोडक्ट करेंगे, इसका भूल ना जाए करना, ठीक है। टोटल 6 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे पहले इसको देख लिया जाए। तो टोटल 6 डिजिट के जो नंबर बनेंगे मेरे पास हो जाएंगे, क्योंकि जीरो हम पहली प्लेस में नहीं भर सकते, नहीं तो नंबर 5 डिजिट का हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड नंबर मेरे पास आएंगे, टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट A1 यूनियन A2 यूनियन A3, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले क्वेश्चन में हमने पहले केस में किया था, S1 माइनस S2 प्लस S3, ये आज क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है। तो S1 का मतलब होता है NA1 प्लस NA2 प्लस NA3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सोचा कि A1 का मतलब क्या है कि हम A1 का मतलब है कि हम X को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A1 का मतलब है X नेवर यूज, A2 का मतलब है कि जो Y नंबर है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और A3 का मतलब है कि जो जीरो है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये A1 A2 A3 हमारे दिमाग में पहले से जेड था, वो जीरो हो गया एक तरीके से, ठीक है, तीसरा नंबर जीरो ले लिया हम लोगों ने। तो जब हम एक्स को यूज़ नहीं कर रहे, तो अब हर प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 2 तरीके, लेकिन जो फर्स्ट प्लेस होगा नंबर में 6 डिजिट का बनाना है, तो उसको जीरो से तो नहीं भरेंगे, उसको वाई से भरेंगे, तो 1 इंटू 2 की पावर 5 आ जाएगा। जब हम वाई को यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें भी हम पहले प्लेस को एक्स से भरेंगे, बाकी को 2C1 तरह से भर सकते हैं, तो 2 की पावर 5 ये भी आ जाएगा। जो हम जीरो को यूज़ नहीं कर रहे, तो अब पहले प्लेस की रेस्ट्रिक्शन भी खत्म हो गई, हम शुरुआत कर सकते हैं एक्स से वाई से, यानी 2 की पावर 6 में पूरा का पूरा आ जाएगा। ये S1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे केस इक्वली लाइकली नहीं थे, जैसे कुमकुम वाले वर्ड में इक्वली लाइकली केस थे, एक निकालो इंटू 3C1 कर लो, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। S2 का मतलब क्या है, N ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, N ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3, N ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर A1 और A2 इंटरसेक्शन देखें, तो यानी X को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और Y को भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यार इसका मतलब तुम जीरो को यूज़ कर रहे हो, और उससे 6 बार जीरो को अगर हम भर लेंगे तो नंबर कितने बनेंगे, जीरो,
क्योंकि सारे डिजिट में अगर 0 भर देंगे तो नंबर तो 6 डिजिट का क्या बना ही नहीं हो, तो 0 ही हो गया। ठीक है, अब A2 इंटरसेक्शन A3 में क्या है कि अगर हम y को यूज नहीं कर रहे हैं और 0 को यूज नहीं कर रहे तो हर बार x को ही भरना है, तो इसके कितने तरीके होंगे, 1 की पावर 6। A3 इंटरसेक्शन A1 का मतलब क्या है कि हर बार हम y को A3 इंटरसेक्शन x को यूज नहीं कर रहे और 0 को यूज नहीं कर रहे तो y। ठीक है, दूसरे केस में था A2 और A3 यानी y और 0 को यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ हर बार x को यूज किया जा रहा था और यहाँ पे हर बार y को यूज कर रहे हैं। तो ये एक तरह से H2 की वैल्यू 2 ही आ गई। ठीक है, इसको भी निकाल लो, 32 32 और फिर 64। ठीक है, तो ये सब निकल जाएगा। ठीक है, S3 का मतलब है कि हम ना 0 यूज़ करेंगे, ना x यूज़ करेंगे, ना y यूज़ करेंगे, तो यार ये तो पॉसिबिलिटी 0 ही हो जाएगी, कोई नंबर ही नहीं बनेगा इससे। ठीक है, केवल 0 बनेगा। तो अब हमारे इस केस का जो आंसर आ जाएगा 9C2 इंटू क्या था 2 इंटू 3 की पावर 5 माइनस ये 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 6 प्लस 2 माइनस 0। ठीक है, जैसे पहले केस में हमने किया था, तो पहले जैसे हमने निकाला था। ठीक है, बिल्कुल वही हमारे पास एक तरह से ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे चूंकि 0 यूज़ हो रहा है तो कुछ केसेस इसमें ध्यान से रखने थे। ठीक है, तो 3 की पावर 5 2 इंटू 3 की पावर 5 और ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 5 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 6 1 1। ठीक है, तो यार ये पूरा 9C2 इंटू 360 आ जा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो 36 इंटू 360 ये 12,960 आ रहा है। तो अब हम केस 1 और केस 2 को अगर ऐड कर लेते हैं तो 45360 पहले केस का आंसर आया था। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट अपने आप देख लोगे, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, जो कि मेन पॉइंट है, वो हमने एकदम से क्लियर कर दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा भी एक बार देख लेंगे जरूर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 केस बनाने पड़े और उसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से निकाल लिया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज 4 पेयर ऑफ ग्लव्स ए पेयर कंसिस्ट ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। तो एक ग्लव अगर हम ले रहे हैं तो एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है, उल्टा नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन सच दैट एवरी पर्सन गेट एन ऑड पेयर, यानी उसको सही पेयर ना मिल, किसी को राइट वाला मिल रहा नहीं, लेफ्ट वाला नहीं मिल रहा, तो पहनने लायक ही नहीं है। ठीक है, तो ऑड पेयर मिल रहा है। ठीक है, यानी काम का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कितने तरह से यहाँ पे टोटल 8 तुमको ग्लव्स बांटने हैं, जो कि 4 पेयर हैं। ठीक है, और कोई भी पेयर फॉर्म ना हो जाए, 4 पर्सन से में बांटना है मेरे को। ठीक है, तो ने कहा कि हमने काम करते हैं कि राइट वाले जो पेयर है उनको हमने, राइट वाले जो ग्लव्स हैं उनको हमने पहले बांट दिया। ठीक है, पहले पर्सन को हमने 4 में से कोई भी एक ग्लव दे दिया, दूसरे को 3 में से एक दे दिया, तीसरे को 2 में से एक दे दिया, चौथे वाले को जो बचा वही दे दिया। 1C1 तरीके से 4 फेडरल से ये 4 ग्लव्स बढ़ गए जो कि राइट वाले हैं। अब बात करते हैं लेफ्ट वालों की। अब मेरे पास 4 ग्लव्स हैं जो कि लेफ्ट वाले हैं, कोई भी लेफ्ट वाला अपने राइट वाले पास ना जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो डी अरेंजमेंट वाली प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो हमने बाकी जो राइट वाले जो थे, लेफ्ट वाले जो थे, उनको डी अरेंज कर दिया, D4 तरीके से। तो जिन्होंने डी अरेंजमेंट पढ़ा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, और D4 की वैल्यू हम जानते हैं कि 9 होती है और पेट्रोल 4 हो जाएगा 24। तो इसको निकाल लेना 216। ठीक है, तो 216 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये डी अरेंजमेंट का एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिवीजर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स 10 टू द पावर 10। तो 10 टू द पावर 10 का मतलब होता है इसमें 2 की पावर 10 आएगी, उसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, और 5 की पावर 10 आएगा। दूसरा नंबर है 15 की पावर 7 यानी 3 की पावर 7 और फिर उसमें 5 की पावर 7। 18 की पावर 11 यानी किसका मतलब 2 की पावर 11 और 3 इंटू 3 9, 9 की पावर 11 यानी 3 की पावर 22। तो 9 को हमने 3 इंटू 3 लिख दिया। ठीक है, तो उसमें 3 हो गया प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो अब बताने कि इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर बताने, दैट इज डिवीजर ऑफ एटलीस्ट 1, यानी या तो 10 की पावर 10 का डिवीजर हो जाए मेरे पास, या तो 15 की पावर 7 का डिवीजर हो जाए, या 18 की पावर 11 का डिवीजर आ जाए।
ठीक है। तो ये हमें बताना है कि एटलीस्ट किसी एक का अगर डिवीजर है तो वो हमारे आंसर में माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर उसके डिवीजर बन सकते हैं, किसी कम से कम किसी एक का डिवीजर हो जाए इन 3 नंबरों में से। ठीक है, इन 3 नंबरों को हम n1 n2 n3 कह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला मेरे पास आएगा, हम इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से करना चाहते हैं। ठीक है, तो a1 हमने कह दिया, एन a1 का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 10 टू द पावर 10। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 का स्क्वायर। याद आ रहा है कि नहीं, कि अगर 2 की पावर 10 है और 5 की पावर 10 है, उसके नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने आ जाएंगे, 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 10 तक की एक सीरीज का मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 से लेकर 5 की पावर 10 तक की सीरीज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 इंटू 11 121 यहाँ पे जो प्रोडक्ट करके जो आउटपुट आएंगे वो सब डिवीजर्स होंगे इसके, जिसमें 1 भी डिवीजर होगा, 10 की पावर 10 भी उसका एक डिवीजर होगा। टोटल डिवीजर जो आ जाएंगे वो बस 121 आ जाएंगे। ठीक है, 11 का स्क्वायर आने का। Na2 का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ कहता था 15 की पावर 7। तो यार ये कितने आ जाएंगे मेरे पास, 7 प्लस 1 यानी 8 इंटू 8। ठीक है, Na2 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ 18 की पावर 11। तो ये कितने आ जाएंगे, 11 प्लस 1 यानी 12, 22 प्लस 1 यानी 23। तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास Na1 प्लस Na2 प्लस Na3। सब इक्वली लाइकली नहीं है तो अलग अलग निकाल लिया हमने। ठीक है, मैंने अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे Na1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ जाएगा, Na2 इंटरसेक्शन A3 क्या आ जाएगा, और Na3 इंटरसेक्शन A1 क्या आ जाएगा, फिर Na1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 क्या आ जाएगा, ताकि हम देख सके कि जो है Na1 यूनियन A2 यूनियन A3 यही हमारा आंसर है। ठीक है, कि हम चाहते क्या है कि वो सारे डिविजर्स निकल के आ जाए, वो या तो N1 के डिविजर हो या N2 के या N3 के। तो उसका फॉर्मूला क्या जाएगा, Na1 यूनियन A2 यूनियन A3। ये हमारे को फाइनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमने कहा Na1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब क्या है, कि जो मेरे पास जो दो नंबर थे N1 और N2, इसको हम नाम दे देते हैं N1, इसको N2 और इसको N3। तो N1 और N2 के कॉमन डिविजर्स हों, दोनों को डिवाइड करते हो, दोनों का फैक्टर हो। ठीक है, तो उसने कहा यार 2 की पावर 10 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, और इसमें तो 2 है ही नहीं, तो केवल 5 की पावर 10 इसमें, 5 की पावर 7 है, यही प्राइम नंबर कॉमन है। तो 5 की पावर 7 दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो चीज होगी डिविजर्स ऑफ 5 की पावर 7 होगा। तो ये कितने आ जाएंगे, 8, 7 प्लस 1। ठीक है, A2 इंटरसेक्शन A3 का मतलब क्या है कि N2 और N3 में क्या चीज कॉमन दिख रही है मेरे को, हमको दिख रहा है 3 की पावर 7। ठीक है, तो 3 की पावर 7 दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डिविजर्स ऑफ 3 की पावर 7, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 8। A3 इंटरसेक्शन A2 को देखें तो पहले N1 और N3 में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 की पावर 10 दिख रहा है। तो इसमें जो है डिविजर्स ऑफ 2 की पावर 10 जो कि हो जाएंगे 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 10 तक के 11 लोग हो जाएंगे इसके डिविजर, जिसमें 1 भी डिविजर होगा एक। ठीक है, तीनों में कॉमन डिविजर देखना है, तो हमने कहा भाई तीनों में कॉमन डिविजर जो आ रहा है, 2 की कोई पावर कॉमन नहीं तीनों में, 3 की कोई पावर कॉमन नहीं, 5 की भी कोई पावर कॉमन नहीं, तो इसका मतलब 1 इसका कॉमन डिविजर एक आएगा जो तीनों में दिख रहा है। ठीक है, तो वो केवल 1 आएगा, वो नंबर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। इसको तुम 1 भी कहते हो, नंबर इटसेल्फ भी हमारा डिविजर होता है। ठीक है, और नंबर इटसेल्फ भी होता है, 1 भी होता है। ठीक है, तो इनको प्रॉपर डिविजर तो नहीं कहते, लेकिन डिविजर तो है ही है। ठीक है, तो ये 1 एक डिविजर मेरे पास मिलेगा, इसकी काउंटिंग 1 आएगी, ये खुद भी 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, S1 माइनस S2 प्लस S3। तो यार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 11 का स्क्वायर यानी 121 प्लस 64, फिर 12 इंटू 23। ठीक है, माइनस का 8, तो जगह चाहिए होगी। ठीक है, कुछ तो काम करते हैं। ठीक है, तो ये S1 हो गया। अब इसमें से हम S2 को माइनस कर देते हैं।
S2 कितना है मेरे पास 8 + 8 + 11, फिर S3 को ऐड करना है तो वो कितना है 1 है। तो ये S1 - S2 - S3 का हमने एक तरह से फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यार इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आ रहा है 435, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल आंसर है 435, ठीक है। तो 435 इज द आंसर, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं था, सॉरी मतलब इसमें ऑप्शन नहीं था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ वन फंक्शंस। तो आपको देखो अभी शायद 11वीं क्लास में अगर आप हैं तो शायद वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू ये सब नहीं पढ़ा होएगा। तो इन वाले क्वेश्चंस को हम चाहे तो अभी थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते थे, लेकिन अगर मान लो 12th पास आउट बैच है तो उसको बहुत आसानी से इसी समझ में आ जाएगी। ये पढ़ना तो हमें है ही, हम हल्का सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वन फंक्शन क्या होते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि हमें वन फंक्शन निकालने हैं जो कि 1 2 3 4 इसकी डोमेन में है, और 1 2 3 4 5 6 7 ये इसकी को डोमेन में। हमें इसकी मैपिंग करानी है। फंक्शन इस टाइप से मैपिंग करता है कि जैसे इसकी डोमेन में ये 4 एलिमेंट है, इसको कहते हैं इनपुट वैल्यूज। तो हर इनपुट की कोई ना कोई आउटपुट वैल्यू जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 को इनपुट ना दें, ठीक है, 4 का इनपुट मतलब 4 का हम आउटपुट ना दें, ठीक है। तो 1 का भी आउटपुट होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, 3 का भी, 4 का भी। वो आउटपुट कहाँ होंगे, बी सेट में से 1 से लेकर 7 तक में किसी से भी मैपिंग करा सकते हैं। और फिर ये ध्यान रखना पड़ता है कि किसी एक एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा इमेज ना आ जाए। जैसे हमने कहा कि 1 की मैपिंग 2 से भी कराती है और 7 से भी कराती है, तो ऐसी फंक्शन को नहीं, ऐसे फंक्शन नहीं होते। रिलेशन ऐसी हो सकती है, फंक्शन ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है। वन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने कहा कि यार ये इससे मैप कर गया और ये इससे मैप कर गया, तो यानी 1 पे भी 2 हो गया, 2 पे भी 2 हो गया, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया। वन का मतलब होता है कि एक एक से मैप करे, ये किसी एक से कर ले, ये भी किसी एक से कर ले, ये भी किसी एक से कर ले, ये भी किसी एक से कर ले, वो एक कोई भी हो सकता है साथ में से, ठीक है। तो हर एक आदमी से मैप कर रहा है, ठीक है, मतलब ए वाला एलिमेंट बी वाले एक एलिमेंट से मैप कर रहा है, तो इसको कहते हैं वन मैपिंग। अगर ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से मैप कर गया तो वो होता है मैनी वन मैपिंग। इस तरह से ऑन टू मैपिंग भी होती है और इन टू मैपिंग भी होती है, जिसको हम लोग आगे क्वेश्चन में समझेंगे। फिलहाल यहाँ इस क्वेश्चन को देखते हैं कि वन मैपिंग करनी है, यानी 4 एलिमेंट यहाँ के उनके 4 एलिमेंट से मैप करने एक एक करके, ठीक है। तो बाकी के 3 एलिमेंट बी के छूट जाएंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। जब छूट जाता है कोई बी में तो इनटू फंक्शन कहलाता है, जब सारे मैप हो जाते हैं बी के तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहीं पे बात क्लियर हो जा रही है। यहाँ तो हमें वन मैपिंग करनी है तो 3 एलिमेंट वहाँ छूट जाएंगे बी में, 4 लोग यहाँ से 4 लोगों से मैप कर लेंगे, तो ये वन मैपिंग करनी है, लेकिन वो अपने आप इनटू भी हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 4 ही लोग होते तो 4 ही लोग चारों से मैप कर जाते एक एक करके, तो ऑन टू मैपिंग हो जाती, वन ऑन टू हो जाता, ठीक है। तो 4 टाइप की मैपिंग होती है, वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, वन इन टू, मैनी वन इन टू। बात करते हैं इस क्वेश्चन की वन मैपिंग की। तो 4 लोगों को 4 लोगों से मैप करना है, ए के 4 एलिमेंट को बी के 4 एलिमेंट से मैप करना है एक एक करके, ठीक है। जैसे रिपीटिशन अलाउड नहीं करते कि वही चीज़ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि एफ आई की वैल्यू आई नहीं होनी चाहिए, तो इस बात को हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ना दी गई होती तो हमारा आंसर क्या होता है वन मैपिंग का, कि 7 में से कोई 4 चूज कर लो, एलिमिनेट कर लो फैक्टोरियल 4 तरीके से। ये क्या होता है, टोटल वन फंक्शंस बन जाते, ठीक है। इसको हम मिसलेनियस में भी कवर करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी कवर करेंगे। और यहाँ पे चूंकि हमारे पास जो आज का चैप्टर है उसमें इस टाइप क्वेश्चन का यूज़ हो रहा है, तो हल्का सा बताना जरूरी है, ठीक है। इसको मिसलेनियस में आगे हम और कवर करेंगे। टोटल हमारे पास अगर वन फंक्शन कितने होते हैं ये भी हम आगे कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन यहाँ पे बताने जिसमें एफ आई की वैल्यू आई ना हो, यानी 1 वाला 1 से मैप नहीं करेगा, 2 वाला 2 से मैप नहीं करेगा, 3 वाला 3 से मैप नहीं करेगा, 4 वाला 4 से मैप नहीं करेगा, 5 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, 7 है ही नहीं डोमेन में ए में, ठीक है। तो उसको मतलब ही नहीं है। हमें ध्यान रखना है 1 2 3 4 1 2 3 4 से मैप नहीं करेंगे करस्पॉन्डिंग वन मैपिंग के हिसाब से, ठीक है। सोने का यहाँ पर जो है अगर हम ये सोच लें टोटल मैपिंग जो आएंगी, टोटल वन मैपिंग कितनी आएंगी, जो भी हमने लिखा था यहाँ पर वही, ठीक है। टोटल वन मैपिंग जो भी आएंगी उसमें से अगर हम घटा दें, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, ठीक है। जरा सोचो कि A1 का मतलब क्या है। A1 का मतलब हमने कह दिया कि फंक्शन की वैल्यू 1 पे 1 आ जाए, जो कि हम नहीं चाहते। A2 का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 2 पे 2 आ जाए। A3 का मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू 3 पे 3 आ जाए। और A4 को हमने कह दिया कि फंक्शन की वैल्यू 4 पे 4 आ जाए। ये 4 पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी शो हो रही है A1 A2 A3 A4, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से या तो A1 हो जाए, या तो A2 हो जाए, या तो A1 हो जाए, या तो A2 हो जाए, या तो A3 हो जाए, या तो A4 हो जाए। इनमें से कुछ भी अगर हो गया, एटलीस्ट कोई एक चीज़ भी अगर हो गई, तो ये हमारे क्वेश्चन का उल्टा पड़ जाएगा मामला। तो हम तो चाहते हैं एफ ऑफ आई की वैल्यू आई ना हो इन चारों के लिए, ठीक है, किसी भी एक आई के लिए भी एफ ऑफ आई की वैल्यू आई ना हो, ठीक है। तो अगर एक बार भी ऐसा हो गया तो हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको टोटल में से हमें माइनस करना पड़ेगा। और इसको निकालने का तरीका क्या है मेरे को, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, S1 माइनस S2 माइनस प्लस S3 माइनस S4, ठीक है। तो अब देखते हैं टोटल मैपिंग कितनी आएंगी। तो टोटल मैपिंग जो मेरे पास आएंगी वो कितनी आएंगी, हम कह सकते थे कि यार 1 की मैपिंग क्या होगी, 7 में से किसी एक से, ठीक है। फिर 2 की मैपिंग 6 में से किसी एक से, क्योंकि 1 1 मैपिंग करनी है। 3 की मैपिंग क्या होगी, 5 में से किसी एक से, फिर 4 में से किसी एक से। इसको हम लोग ये भी कह सकते थे कि 7C4 इंटू फैक्टोरियल 4, ये वही चीज़ आएगी 7C4 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। मैंने कहा यार जरा सोचो कि S1 की वैल्यू कितनी आएगी। S1 का मतलब है कि इन चार लोगों में से A1 A2 A3 A4 में से कोई भी एक बात हो जाए, ठीक है। तो हमने कहा 4C1 तरीके से अगर सोचें, 4C1 तरीके से हमने सोचा कि कोई एक एलिमेंट, जैसे मान लो 1 वाला 1 से मैप कर गया, ठीक है, कोई एक कर गया, बाकी लोगों के लिए हम नहीं सोच रहे। अब 2 3 4 वाले जो मैपिंग करेंगे 1 1 मैपिंग, 1 वाला 1 से अगर मैप कर गया तो 1 तो वहां से फेल हो गया, बी से कोडोविन से बी से 1 हट गया। अब बच्चे मेरे पास 6 लोग, 2 3 4 5 6 7। 2 वाला 6 तरह से मैप करेगा, 3 वाला 5 तरीके से, और फिर 4 वाला 4 तरीके से। तो इसका क्या जाएगा मेरे पास 6C1 इंटू 5C1 इंटू 4C1। ये 4C1 बगल में का लगा हुआ है, क्योंकि ऐसे 4 पॉसिबिलिटी थे इक्वली लाइकली, A1 A2 A3 A4। तो हमने कहा कोई भी 4C1 से एक कर लो, तो इसमें 4 बार नहीं करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 नहीं, क्योंकि इक्वली लाइकली है। पहले क्वेश्चन में इक्वली लाइकली नहीं हो रहा था, तो हमने चारों अलग अलग निकाल लिए थे, तीनों अलग अलग निकाल लिए थे। अच्छा यार यहाँ पे S2 क्या आएगा, 4 में से 2 एलिमेंट अपने आप से मैप कर गए, ठीक है। यहाँ पे 1 की पावर लिख दे रहे 1, ठीक है, ताकि हम मालूम पड़ जाए कि क्या है, ठीक है। तो 4 में से 2 लोग मैप कर गए, 1 वाला 1 से मैप कर गया, 2 वाला 2 से मैप कर गया। अब बचा 3 और 4 मेरे पास, वहां बचे 5 एलिमेंट। तो कैसे करेंगे, 5C1 इंटू 4C1, बाकी के 2 एलिमेंट 5 और 4 तरीके से मैप करेंगे, 5C1 इंटू 4C1। बाकी के 2 एलिमेंट मैप कर गए, 1 1 मैपिंग है, ठीक है। अने यार S3 का मतलब क्या है, 4 में से 3 एलिमेंट अपने आप से मैप कर गए। जैसे मान लो 1 वाला 1 से मैप कर गया, 2 वाला 2 से मैप कर गया, 3 वाला 3 से मैप कर गया। 4 वाला किससे मैप करेगा, 4 से तो कर नहीं सकता, तो नहीं कर सकता, उसमें तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन चल रहा है। तो 1 2 3 से तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो खत्म हो चुके हैं बी में। तो क्या बचे मेरे पास, 7 में से 3 हट गए, 4। तो उसको 4 तरीके से मैप कर सकते हैं। चौथा एलिमेंट 4 में से किसी से भी मैप करेगा, भले ही वो अपने आप से भी करता है, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन उसको कवर कर लेगा, ठीक है। S4 का मतलब क्या है कि चारों एलिमेंट 1 2 3 4 अपने आप से मैप करके, 1 वाला 1 पे, 2 वाला 2 से, 3 वाला 3 से, 4 वाला 4 से। अब कुछ बचा ही नहीं मेरे पास मैपिंग करने के लिए, ये एक ही तरीका आ गया, ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ठीक है, तो इस पूरे को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो ये S1 S2 S3 S4 की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, इसको तुम जब यहाँ पर यूज कर लोगे, जो ऊपर फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको निकालते हैं आंसर को, ठीक है। तो आंसर जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 4C2 हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 4 प्लस हो जाएगा 4 इंटू 4 और फिर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, ये S1 की वैल्यू, ये S2, ये S3, ये S4, ठीक है, और ये टोटल वैल्यूज थी, ठीक है। तो देख लें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो 4C2 6 हो गया, सही है, 4C4 1 हो गया, ठीक है। तो यार इस पूरे को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर जो आ रहा है इसमें ऑप्शन के हिसाब से 465 आंसर है, ठीक है। तो 465 जो है कैलकुलेशन करके आसानी से निकल आएगा, ठीक है। तो इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा 1 1 मैपिंग के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया है तो अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज इसको रोक सकते हैं, अभी थोड़ा बाद में भी कवर कर सकते हैं, ठीक है, कि नोट्स पे इसको रख ले रहे हैं। जब 1 1 मैपिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी तो एक क्वेश्चन अपने आप क्लियर हो जाएगा। केवल यहाँ पे इंक्लूजन एक्सक्लूजन का एक फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, एफ ऑफ आई की वैल्यू आई ना हो, तो उसको हमने क्या सोचा कि हो जाए एफ ऑफ आई किसी ना किसी आई के लिए हो जाए एफ ऑफ आई के बराबर, उसको टोटल में से माइनस कर दिया, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो है
x1 x2 x3 x4 जो है हमारे पास 5 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए सो दैट एटलीस्ट 3 एलिमेंट हैव सेल्फ इमेज, यानी कम से कम 3 एलिमेंट की इमेज अपने से मैप हो जाए। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 x5, x1 x2 x3 x4 x5, तो 3 लोगों की मैपिंग अपने आप से हो जाए, कम से कम 3 लोगों की। ठीक है, और 1-1 मैपिंग है, यहाँ पे 5 लोग हैं, वहाँ पे 5 लोग हैं, तो ये अगर 1-1 मैपिंग करेंगे तो ऑन टू अपने आप हो जाएगा, कोई छूटेगा ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो x1 वाला किसी एक से करेगा, वाई x2 वाला किसी एक से करेगा, जिससे x1 कर चुका उससे नहीं करेगा, छोड़ते जाएंगे, जो कम जो बढ़ता जाएगा वो हटता चला जाएगा b से। ठीक है, यहाँ पे मैपिंग a से a में है। ठीक है, और ये 1-1 ऑन टू फंक्शन हमें बनाना है, तो 1-1 ऑन टू फंक्शन हमें देखना है, इस तरह से देखना है यहाँ पर कि एटलीस्ट 3 एलिमेंट के अपने इमेज बन जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि पहला केस ये देखते हैं कि 5 में से 3 एलिमेंट ने अपनी मैपिंग कर ली। ठीक है, तो जैसे मान लो x1 ने x1 से मैपिंग कर ली, x2 ने x2 से मैपिंग कर ली, x5 ने x5 से मैपिंग कर ली, कोई ना कोई 3 लोग होंगे, तो अब इनकी मैपिंग इनसे होगा, इनकी मैपिंग इनसे होगा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 3 लोगों की मैपिंग करा ली एक तरीके से, और बाकी लोगों की मैपिंग क्या होगी, एक ही तरीके से हो जाएगी, क्योंकि वो अपने से मैपिंग नहीं करेंगे, तो इसके 10 आंसर आ जाएंगे। दूसरे केस में हमने कहा कि यार ऐसा हो जाए कि 4 लोग जो है अपने आप से मैप कर लें, ये अपने से कर ले, ये अपने से कर ले, ये अपने से कर ले, ये अपने कर ले। अब ये जो 5वां एलिमेंट है इसकी मजबूरी हो जाएगी अपने से ही मैपिंग कराने की, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इसके पास, क्योंकि यार 1-1 भी करना है और ऑन टू भी करना है, तो इसको 5वें को 5वें से ही मैप करना पड़ेगा, यानी अगर 4 की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 में से 5 एलिमेंट अपने आप से मैप कर जाएं, तो ये भी एक तरीका हो सकता था। ठीक है, 5 में से 5 अपने आप से मैप कर जाते, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, 10 + 1 यानी 11। तो फाइनल आंसर क्या हो गया इसका, 11 आंसर आ गया। ठीक है, तो अच्छा, अभी कुछ एक क्वेश्चन है यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का हम और करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, टाइम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ऑन टू फंक्शन को यहाँ पे अगली क्लास में प्रूफ करेंगे कि कैसे ऑन टू फंक्शन का जनरल फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं कि मेरे पास एक सेट ए में 7 एलिमेंट है, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस में उसको हम कवर कर लेंगे, और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट हैं y1 y2 और y3, और यहाँ पर भी हमें ऑन टू फंक्शन बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑन टू फंक्शन में हमें 3 एलिमेंट केवल हैं y1 y2 y3, यानी जो ये 7 एलिमेंट को मैप कराना है y1 y2 y3 से, ध्यान रखना है कि कोई भी छूटे ना, y1 ना छूटे, y2 ना छूटे, y3 ना छूटे, कोई भी एक आदमी एक एलिमेंट यहाँ पे अनमैप ना रह जाए। ठीक है, वो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी बनाना है, ऑन टू फंक्शन। कि इसमें बोला गया कि देयर आर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट इन x इन a सच दैट f ऑफ x की वैल्यू y2 हो जाए, तो कोई 3 एलिमेंट हैं जो y2 से मैप करेंगे, तो हमने कहा वो 3 एलिमेंट पहले चूज कर लेते हैं। 7c3 लेट से वो हमने x2 चूज कर लिया, x3 चूज कर लिया और x5 चूज कर लिया, उसको हमने y2 से मैप करा दिया। ठीक है, y2 से मैप करा दिया, इसको मैप करने का एक ही तरीका हो गया, सब लोग y2 से जाके मैप कर गए, ये 3 लोग कोई भी हो सकते थे, इसलिए हमने इसको 7c3 से चूज कर लिया। ठीक है, अब x1 को मैप करने के कितने तरीके हैं, तो क्योंकि y3 से तो मैप कर नहीं सकते, उसके बाद तो एग्जैक्टली 3 लोग से मैप करना था, वो तो कर लिए, y2 की तो बात खत्म हो गई, y1 से जो है x1 को मैप कराएंगे, किससे, y1 से या y3 से। x4 को भी 2 तरह से कर सकते हैं, y1 से या y3 से, x6 को भी 2 तरीके से, y1 या y3 से, x7 को भी 2 तरीके से, y1 से या y3 से। तो इन सबको मैप करने के जो तरीके हो जाएंगे 2 की पावर 4 हो जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये जो चारों एलिमेंट हैं अगर y1 से मैप कर गए, ये कहने का मतलब ये हुआ कि x1 x4 x6 और x7 ये सभी लोग अगर y1 से मैप कर गए, तो ये फंक्शन जो है दिक्कत क्या कर जाएगा यहाँ पर कि y3 जो होगा वो अनमैप रह जाएगा। सिमिलरली हम ये कह सकते थे कि अगर ये सारे लोग जो हैं यहाँ पर y3 से मैप कर जाते चारों लोग, तो y1 जो है वो अनमैप रह जाता। अभी हम बाकी 3 की बात नहीं कर रहे, वो तो रेस से बाहर हो गए। ठीक है, उनको तो मैपिंग में हमने ले ही लिया 1-1 मैपिंग के हिसाब से। ठीक है, उनको y2 से मैप करा ही दिया था, तो ये केस हमारे लिए इनटू हो जाएगा और ये केस भी मेरे लिए इनटू हो जाएगा, तो उन 2 केसेस को हम यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था ऑन टू फंक्शन का, क्योंकि 3 ही एलिमेंट मेरे पास कोडोमेन में थे। ठीक है, थोड़ा से जब अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा 7c3
इंटू 14, 7C2 इंटू 14, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, बी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। तो 3 लोग पहले ही हमने चूज करके y2 से मैप करा दिए। अब बाकी के 4 लोगों के पास दो दो ऑप्शन थे, या तो y1 से मैप करे या y3 से मैप करे। अगर चारों ने y1 से मैप कर दिया तो इंटू हो जाएगा, चारों ने y3 से मैप कर दिया तो इंटू हो जाएगा। तो वो 2 केस हमने ओवरऑल में से 2 की पावर 4 में से माइनस कर दिए, ठीक है। तो करें द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी formed using the letter of words ब्रिजेश। तो ब्रिजेश एक वर्ड है, हमें देखना है कि जो वर्ड है वो ना तो स्टार्ट करे आई से, ना तो एंड करे बी पे। तो बी पे एंड नहीं करना चाहिए और आई से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नाइदर स्टार्ट विद आई नॉर स्टार्ट विद बी। और टोटल जो नंबर ऑफ वर्ड बनाने हैं वो सारे लेटर्स को यूज करना है। तो टोटल लेटर्स कितने मेरे पास 7, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम 7 लेटर्स को इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो 7 लेटर्स कैसे इंटरचेंज करेंगे वहाँ ब्रिजेश के 7 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1 यूनियन A2, ये माइनस करते हैं, यानी NA1 प्लस NA2 माइनस NA1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल से हमने टोटल बना लिए ब्रिजेश के, ठीक है। अब हमने सोचा कि ये A1 इवेंट क्या है जो हम चाहते हैं कि ना करें, नाइदर स्टार्ट विद आई, तो हम करें नहीं, आई से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट विद आई। तो इसके NA1 कितने आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि अगर हम आई को फिक्स कर देते पहली जगह पे तो बाकी के 6 लोग इंटरचेंज करेंगे 6 फैक्टोरियल तरीके से। A2 का मतलब क्या होगा कि एंड विद, इसे एंड कर रहे थे बी से, तो इसमें हमारे पास बी अगर लास्ट में फिक्स कर दिया जाए तो इसके भी 6 फैक्टोरियल तरीके से हो जाएंगे वैल्यू। NA1 इंटरसेक्शन A2, यानी कहने का मतलब है कि आखिरी में बी आ जाए एक तरीके से, शुरुआत में आई आ जाए एक तरीके से, ठीक है। तो इसके कितने जो 5 प्लेस कैसे इंटरचेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो यार इस पूरे को निकाल लेंगे, ठीक है। तो आंसर जो आएगा डी पार्ट आ रहा है 3720, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोई रिपीटेशन नहीं थी, ठीक है। तो आसानी से हो गया। A1 इंटरसेक्शन A2 का मतलब क्या है कि शुरुआत में जो है आई आ जाए, क्योंकि जब एक्चुअली क्या हो रहा है कि शुरुआत में आई आ रहा था तो कहीं ना कहीं इंटरचेंजिंग होते होते लास्ट में बी आ भी सकता था, ठीक है। तो यहाँ बी आखिरी में आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था। तो ये केस हमारे जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो रिपीट हो जाएंगे, A1 में भी होंगे और A2 में भी होंगे। A2 के लिए क्या था कि जब आखिरी में बी आ रहा था एक तरीके से, तो जब यहाँ पे शुरुआत में आई आ भी सकता था और आई नहीं भी आ सकता था। तो इसलिए ये वाले जो केस आएंगे उनको हमें ओवरऑल में माइनस करना पड़ेगा, यही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करता है, ठीक है। तो ठीक है यार, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ फंक्शन और सेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने ऑन टू फंक्शन के बारे में कुछ अच्छे क्वेश्चन अभी रोके हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आज तक रखते हैं, ओके बाय।